Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. And friends, today I will start from the 14th video of the political science questions. As you know, we have already covered 13 questions of the political science, and I have created playlist so many regarding history questions, political questions, and geography questions, economic question. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. As you know, it is compulsory to know all the subjects nowadays for the competitive exam. You have to prepare meticulously for each and every subject. That's why it would be very propitious for you for class 1 job, class B job, or class C job. तो फ्रेंड्स, दिस वीडियो वुड रिमेन इन हिंदी एंड इंग्लिश, बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी। और आइए स्टार्ट करते हैं। अब एक 31st क्वेश्चन देखते हैं, 31वां क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज कंसल्टेड इन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग द पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए सिविल कैपेसिटी। मान लो कोई भी सिविल सर्विसेज में जॉब करता है, सिविल स्फेयर में जॉब करता है यूपीएससी के अंडर। द इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट यूपीएससी देन रेमेडी इज अवेलेबल टू द सिविल सर्वेंट। मतलब क्या होता है, कोई भी केस होता है यूपीएससी का, जो कार्य करने वाला है, एम्प्लॉय है, अगर उसके खिलाफ कोई केस होता है तो कोर्ट को कंसल्ट करना पड़ता है यूपीएससी से कि हम इसको क्या सजा दें, जिस मैटर में डिस्कस करने के लिए। अगर मान लो गवर्नमेंट यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करती है तो क्या जो सिविल सर्वेंट है उसके पास कोई रेमेडी है, कोई उपचार है, क्या वो कर सकता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए है जो द एग्रीव्ड पर्सन, मतलब जिसको दिक्कत है वो एग्रीव्ड पर्सन कैन अप्रोच टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीएससी में जा सकता है क्या? बी है द एग्रीव्ड पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? सी है द एग्रीव्ड पर्सन कैन अप्रोच द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सीएटी बोलते हैं इसको, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और डी है नन रेमेडी इज अवेलेबल। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इसका कौन सा आंसर है? डी आंसर इसका, नो रेमेडी इज अवेलेबल। सॉल्यूशन ये है कि यूपीएससी इज कंसल्टेड इन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर अफेक्टिंग ए पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सिविल कैपेसिटी। However, the Supreme Court has held that if government fails to consult UPSC in such matters, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर मान लो गवर्नमेंट फेल्स है, नहीं करती है यूपीएससी के कंसल्ट किसी भी मैटर से रिलेटेड, ऐसे पब्लिक सर्वेंट ने कोई जुर्म कर रखा उसके खिलाफ, तो देन द एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट हैज़ नो रेमेडी इन द कोर्ट। कोर्ट में कहीं नहीं जा सकता, वो गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो कंसल्ट करती है या नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट की। 32nd क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट his or her oath is administered by the Chief Justice of India और Chief Justice of concerned state high court। क्या जो हाई कोर्ट का जज है क्या वही कंसल्ट उसके मतलब ओथ एडमिनिस्ट्रेट करवाएगा? सेकेंड स्टेटमेंट है, दो द टर्म ऑफ द गवर्नर इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही और सी कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड दैट टर्म। मतलब गवर्नर की क्या है, जो टर्म है डिफाइन की गई है, पर वह उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक टर्म होल्ड कर सकता है ऑफिस। सी है, नो सिविल और क्रिमिनल केसेस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर टेन्योर इन ऑफिस। मतलब कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं फाइल किया जा सकता क्या गवर्नर के, तब तक वो ऑफिस में काम करता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए, जिससे क्या होगा, आप रियल में क्वेश्चन पेपर में बैठोगे तब आपको इजी रहेगा, चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अगर यहाँ अटैम्प्ट कर लोगे, गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको माइंड में स्टिकअप हो जाएगा। अगर आप ठीक कर रहे हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी जा रही है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सोल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर द आर्टिकल 155 द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाई वारंट अंडर हिज हैंड और सील। जो गवर्नर के द्वारा क्या है, वो प्रेसिडेंट को गवर्नर ही अपना सेलेक्ट करते हैं, बट उसका आर्टिकल 155 में दिया हुआ है कि उसके हैंड और सील के नीचे ही वो सिलेक्ट करता है। एंड ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। सीजीआई जो हाई कोर्ट का है उसको
ओथ एडमिनिस्ट्रेटर करवाता है, वो दिलवाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 156 क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द टर्म ऑफ द गवर्नर टू बी 5 ईयर्स, मतलब टर्म क्या है, 5 साल दी गई है संविधान में। बट हाउएवर ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उसको चाहे तो कब भी निकाल सकता है। और आपको पता है प्रेसिडेंट किसके बेस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बेस पे काम करता है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्रेसिडेंट तो हमारे यहाँ बस स्टैंप का काम करता है। तो ये प्रेसिडेंट के विन फैंसी पे काम करता है, तो इसको कभी भी हटाया जा सकता है। और फर्दर द गवर्नर कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अनटिल हिज सक्सेसर, मतलब उससे पीछे जो कोई बनाए सक्सेसर तो वो ऑफिस में नहीं आता तब तक वो होल्ड कर सकता है। कैन नॉट बी इंटररेंगम रेगनम, इसको बोलते हैं खाली नहीं छोड़ते, इंटर रेगनम इन द गवर्नर ऑफिस, मतलब गवर्नर ऑफिस कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, तब तक वो टेन्योर के 5 साल बाद तक भी कर सकते हैं, तब तक कोई उसका सक्सेसर नहीं आता। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एज पर द आर्टिकल 361 द गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम द एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसको नहीं होंगे, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द हिज पर्सनल एक्ट। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, ना तो अरेस्ट कर सकता ना जेल दे सकते। However, civil proceedings can be instituted against the governor during the term of his office in respect of his personal acts, giving 2 months notice। अगर सिविल कोई मान लो केस डाला जा रहा है तो उससे 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। सिविल प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती हैं ऑफिस में रहते, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू नहीं रह सकती कभी भी, उसको पहले पद से हटाया जाएगा तब उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाएगा। 33rd क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the special officer for the linguistic minorities, which of the following statements is or are correct? He or she submits a report on the status of the minorities annually to the president through the Ministry of Minority Affairs। मतलब क्या पूरे साल में माइनॉरिटी के ऊपर वो रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को। सेकेंड है द grievances related to the nationally agreed scheme of the safeguard provided to the linguistic minorities are taken by him or her। तो जो ग्रीवांस है, मान लो किसी के साथ ग्रजेज हैं, मतलब कोई किसी से कुछ उसका बैर भाव या कुछ भी शिकायत है, तो उसको कह सकते हैं नेशनली एग्रीड स्कीम फॉर सेफगार्डिंग प्रोवाइडिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा किया तो मैटर लिए जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों ठीक नहीं है। तो इसका सी सॉल्यूशन ठीक है। फर्स्ट करेक्ट है, इसमें बोला गया कि ही और सी सबमिट्स द रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ द माइनॉरिटीज़ एनुअली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हेल्प से रिपोर्ट्स स्टेटस भेजते हैं प्रेसिडेंट के सामने। सेकंड है द ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू द नेशनली एग्रीड स्कीम ऑफ द सेफगार्ड्स प्रोवाइडिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर टेकन बाय द स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इट इज़ वन ऑफ हिज और हिज फंक्शन। मतलब अगर माइनॉरिटी के से रिलेटेड है तो कोई स्पेशल ऑफिसर दिया जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। और इसमें क्या बोला गया था पहले में कि जो प्रेसिडेंट है मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा अपनी रिपोर्ट भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा। मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, सीज ऑफिस नहीं छोड़ते हैं जब तक लोकसभा डिसॉल्व ना हो जाए। इवन आफ्टर मतलब हो जाने के बाद भी ऑफिस क्या होल्ड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेकेंड है इफ़ द गवर्नमेंट लूजेज द मेजोरिटी इन द लोकसभा द प्रेसिडेंट हैज़ टू डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मान लो गवर्नमेंट मेजोरिटी खो देती है उसमें लोकसभा में, तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भंग करना पड़ता है। थर्ड है इन केस ऑफ ए केयर टेकर गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस टू द ऑफ द गवर्नमेंट। तो केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू उसकी एडवाइस माननी पड़ेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट
ने अपना मेजोरिटी प्रूव नहीं की तो कुछ थोड़ी टाइम के लिए जो पहले वाली गवर्नमेंट है उसको ही रखा जाता है, उसको ही केयरटेकर गवर्नमेंट बोलते हैं। फोर्थ है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑफ द वीटो पावर्स द प्रेसिडेंट मे नेगेट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर वीटो पावर आपको पता हो तो ज्ञानी जेल सिंह पीएम ने की थी यूज, प्रेसिडेंट ने यूज़ की थी। तो प्रेसिडेंट वीटो पावर का यूज़ करके क्या है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात बिना माने वीटो कर सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, डी है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन डी है। आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज टू इट्स फंक्शन। मतलब आर्टिकल 74 में दिया हुआ कि एड एंड एडवाइस के बेस पे काम करेगा प्रेसिडेंट, वो तो एक मियर स्टैम्प है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। In 1971, the Supreme Court held that even after the dissolution of the लोक सभा डिजोल्व हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक ऑफिस में रहते हैं। आर्टिकल 74 इज देयर फॉर मैंडेटरी, द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज। कोई भी काम प्रेसिडेंट इनके एडवाइस के बिना नहीं कर सकता, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। एनी एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स विदाउट द एड एंड एडवाइस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशन एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 74। मतलब 74 में लिखा है कि कोई भी प्रेसिडेंट काम करेगा एड एंड एडवाइस के काम करेगा लोकसभा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी और कोalition ऑफ द पार्टी एंजॉय द मेजोरिटी इन द लोकसभा देन द प्रेसिडेंट हैज डिस्क्रेशन इन इनवाइटिंग द लीडर्स ऑफ द पार्टी और कोalition ऑफ द पार्टीज हु इज हिज ओपिनियन इज एबल टू फॉर्म ए स्टेबल गवर्नमेंट। इट इज फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड ही और सी शुड डिसॉल्व द मेजोरिटी इन द लोकसभा or not even the council of minister loses the majority in the Lok Sabha. The president can dissolve Lok Sabha only on the advice of the council of minister, but the advice is binding only if the government is a majority government. तो मेजोरिटी में गवर्नमेंट होगी तब एड एंड एडवाइस पे है। पर मान लो थोड़े टाइम के लिए कोई गवर्नमेंट बनी है, इसमें क्या बोला गया है कि जैसे कोई कोalition पार्टी अगर इंजॉय नहीं कर रही मेजोरिटी उसमें लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट का क्या है, कोई भी लीडर को अपने आप बुला देंगे और वो बोलेंगे कि आप गवर्नमेंट अपना प्रूव करो। तो स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के जो हकदार होंगे, और तब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, तो तब तक वो अपने काम करते रहेंगे। इसमें आगे बोला गया कि जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि लोकसभा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मेजोरिटी कम हो गई है तो इसको डिसॉल्व कर दो। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ओनली द एडवाइस ऑफ द काउंसिल, बट द एडवाइस इज बाइंडिंग ओनली इफ द गवर्नमेंट इज ए मेजोरिटी। बाइंडिंग कब होगा, मेजोरिटी में होगी तब। वही केयर टेकर के बारे में बता की है, केयर टेकर गवर्नमेंट है जो सजेशन देगी, क्योंकि वो मेजोरिटी में तो है नहीं, पर सजेशन देगी तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेगा, वो अपनी मर्जी से डिस्क्रेशन से काम कर सकता है, अपने विवेक से काम कर सकता है। पॉकेट वीटो क्या है, इसमें करेक्ट है कि बाउंड नहीं है डिसीजन एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, कोई बाउंडिंग नहीं है। अगर वीटो पावर यूटिलाइज कर रहे हैं वो अपने डिस्क्रेशन से यूज़ कर सकते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी है वीटो पावर में। दिस इज पॉसिबल सिचुएशन व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन यूज डिस्क्रिशनरी पावर। इन दिस केस द प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाई और रिजेक्ट रिटर्न्स द बिल बट सिंपली कीप्स द पेंडिंग ऑफ इनडेफिनेट पीरियड। मतलब नहीं बिल को पास करता है न वापस करते हैं, बट अपने पास रख लेते हैं, उसको ही पॉकेट वीटो बोलते हैं। 35th क्वेश्चन देखते हैं। 35th क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the independence of the Election Commission of India, consider the following statements. The expenditure of the commission is charged on the Consolidated Fund of India. जो एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, क्या उसमें ही होता है? मतलब रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर आर डिबार्ड फ्रॉम द फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। जो रिटायर हो रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर हैं, डिबार्ड फ्रॉम द फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो जितने भी इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गए उसके बाद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन डी है, क्योंकि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराने की पावर देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की भी। टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैज़ बिन गिवन सम इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर क्या है, इलेक्शन कमीशन का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे कोई चार्ज नहीं होता। और सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये रिटायर होने के बाद इलेक्शन कमीशन प्राइवेट काम कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36th क्वेश्चन।
Consider the following statements with reference to the special provision for the Nagaland under Article 371A. तो स्पेशल नागालैंड के बारे में 371A के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। The acts of the parliament related to the land are applicable in the state only with the consent in its legislative assembly. जो पार्लियामेंट है उसके लैंड के बारे में मान लो कोई एक्ट बनेगा तो उसको कंसेंट लेना पड़ेगा क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली का, नागालैंड का। और सेकंड है, अगर एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स रिलेटेड टू द नागा हॉस्टिलिटी इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। मान लो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं स्टेट के जैसे नागालैंड के, और नागा हॉस्टिलिटी के बारे में कुछ बात है तो क्या गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेगी, कोई भी इससे रिलेटेड केस होगा तो। क्या ये पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है 1 ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है। इसमें बोला गया है कि द एक्ट्स of the parliament relating to the land would not apply to Nagaland unless the state legislative assembly gives the consent to the protect the rights of the Naga community। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट के लैंड के रिलेटेड राइट हैं उसमें जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट का लेना कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है तभी वो इम्प्लीमेंट होगा, नहीं तो ज़मीन के मामले में नागालैंड के बारे में कोई भी पार्लियामेंट रूल नहीं बना सकती। इवन इन द केस ऑफ द नागा कस्टमरीज लॉ ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नॉट कस्टम को मान लो उनके कोई रीति रिवाज है उनके से रिलेटेड कोई रूल बनाते हैं तो वो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कंसेंट लेना पड़ेगा, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। और जो गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज़ स्पेशल पावर विद रिस्पेक्ट टू द नागा हॉस्टिलिटीज़, मतलब गवर्नर के पास स्पेशल पावर रहती है। नागा अगर कोई इंसर्जेंसी करते हैं वहाँ पे पूरा आतंक मचाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उस पर बाइंडिंग नहीं रहता, एडवाइस जो है लेजिस्लेटिव मेंबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, तो गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन से काम कर सकते हैं। नागा के बारे में कोई बात है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई बाइंडिंग नहीं रहता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड के बारे में स्टेटमेंट दिया, इट इज़ अ कॉर्पस ऑफ द 500 करोड़ विच रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन बिफोर इट्स विड्रॉल। विड्रॉल से पहले पार्लियामेंट ऑथराइज करेंगे। सेकेंड है, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कंटीजेंसी फंड टू मीट अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। अगर कोई स्टेट है उसका कंटीजेंसी फंड है अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। क्या स्टेट का अपने से का खुद का जो है कंटीजेंसी फंड होता है। थर्ड है, नेशनल कैमिटीज मतलब होता है कोई आपकी आपदा आ जाए या कंटीजेंसी फंड यूज फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट इज ए सब फंड अंडर द कंटीजेंसी ऑफ इंडिया। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंडर की है ये नेशनल कमिटी एंड कंटीजेंसी फंड, क्या सब कैटेगरी में आता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, सेकंड एंड थर्ड ठीक है, डी तीनों ठीक हैं। तो इसका सॉल्यूशन बी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द प्रोविजनल आर्टिकल 267 क्लोज 1। मतलब आपको याद रखना कि 267 के क्लोज 1 में कंटीजेंसी फंड के बारे में डिस्कशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसकी कॉर्पस कितनी रहती है, मतलब इसकी वेल्थ 500 करोड़ के आसपास रहती है। यूज टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, मान लो कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाती है, आपदा आ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए 500 करोड़ रुपए कंटीजेंसी फंड में रखे जाते हैं। और इसमें क्या है, इट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन मेड। पहले एक्सपेंडिचर कर लो उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल ले लो, क्योंकि आपदा तो एकदम से आती है, उसमें पहले अप्रूवल लेने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ईच स्टेट हैज़ इन ओन कंटीजेंसी फंड टू, मतलब स्टेट का अलग से रहता है। और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नेशनल कैमिटीज एंड कंटीजेंसी फंड यूज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट का पार्ट है ये, और जो जिसका है 266 क्लोज 2 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द 6th शेड्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 6th शेड्यूल के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट है, द ट्राइबल एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल आर कंस्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल। ट्राइबल एरिया हैं जो अंडर द 6th शेड्यूल, जो मान लो 6ठी अनुसूची बोलते हैं, उसके अंदर ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजनल काउंसिल बनाई जाती हैं। तो उनके अंडर आते हैं क्या, जो ट्राइबल एरिया हैं।
सेकेंड है द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो एडवाइजरी काउंसिल हैं जो उनको पावर दी गई है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं गवर्नर का सहमति चाहिए क्या उनके लिए, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट ओनली, फर्स्ट सेकंड ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी तीनों ठीक हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है। आर्टिकल 244 क्लोज 2 244 के क्लोज 2 में दिया गया है कि जो छठी सूची है उसमें बोला गया कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टाम, 4 स्टेट दिए हुए इनकी ट्राइबल जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM से याद रख सकते हैं। इनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें जो भी ट्राइबल्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन 6 शेड्यूल में लिया जाता है। आर्टिकल 244 क्लोज 2 में दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जो ट्राइबल एरिया हैं इन 4 जो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूटेड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है। इनमें फर्दर द रीजनल काउंसिल्स आर आल्सो कंस्टिट्यूटेड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। रीजनल काउंसिल भी हैं, लोकल काउंसिल भी हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर के पास पावर रहती है। Thus he can increase or decrease their area or change their names or define their boundaries and so on. The Tribal Advisory Council is constituted in the 5th schedule area. Tribal Advisory Council 5th schedule में आती है, ना कि 6th में। और हमें याद रखना गवर्नर के पास बाउंड्री का अल्टरनेट करने का पावर रहता है जो भी 6th शेड्यूल में एरिया है। इट इज़ नॉट कंस्टिट्यूटेड इन द 6th शेड्यूल। जो एडवाइजरी काउंसिल हैं 5th में कंस्टिट्यूट की जाती हैं। द ट्राइबल एडवाइजरी गाइड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिगार्डिंग ट्राइबल डेवलपमेंट इन द 5th शेड्यूल एरिया। तो जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हैं वो करते हैं 5वें जो अनुसूची में एरिया दिए गए हैं उनके बारे में बात। थर्ड करेक्ट है द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर द एरिया अंडर देयर जुडिक्शन। जो डिस्ट्रिक्ट है या रीजनल काउंसिल हैं उनके अंडर में जो एरिया आता है उनको एडमिनिस्टर करते हैं, उनका प्रबंध करते हैं। दे कैन मेक लॉज ऑन द सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर लाइक लैंड एंड फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स एंड सो ऑन। बट ऑल सच रिक्वायर द असेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का असेंट होना चाहिए कोई भी अगर रूल बनता है इनके द्वारा। 39th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म इन इंडिया विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में उसमें दिया गया है, तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से कवर किए गए? जैसे नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, इनमें से कौन सा इंक्लूड किया गया है? ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड फोर्थ, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका बी आंसर करेक्ट है। एंड एडमिनिस्ट्रेड प्राइस क्या होता है? मान लो कोई गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिसको मान लो खुद ही मैनेज करती है प्राइस को, और जिसको मार्केट डिसाइड करती है वो मार्केट प्राइस बोलते हैं उसको। तो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रलाइज अथॉरिटी को डिसाइड कर दिया एज अपोज टू द मार्केट फोर्सेस सप्लाईज एंड डिमांड। डिमांड जो या सप्लाई है उसके अपोजिट में ही ये डिसीजन लिया जाता है। तो with regards to this, the Cabinet Committee on Economic Affairs has recently approved natural gas marketing reforms to deregulate the domestically produced natural gas, though the petroleum sharing contract regime। तो जो है नेचुरल गैस को इंक्लूड इसमें किया गया है, डीरेगुलेट किया गया है, क्योंकि जो मार्केट में रिफॉर्म्स किए गए हैं गैस के बारे में तो उससे डीरेगुलेट किया गया है इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस ऑफ द नेचुरल गैस इज बेस्ड ऑन दी रंगाराजन कमेटी रिकमेंडेशन, मतलब इसका प्राइस का रेगुलेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसी बेस पे ऊपर नीचे होगा, ना कि मार्केट फोर्स डिसाइड करेंगे नेचुरल गैस का। द फॉर्मूला यूजेज वेटेड एवरेज फॉर द प्राइस इज द 3 मेजर इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग हब्स। जो इन 3 के जो है प्राइस पे डिसाइड किया जाए। जैसे यूएस हेनरी हब है, गैस प्रोवाइड कराते हैं। यूके की नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट नाम है कंपनी। थर्ड है जापान की कस्टम क्लियर रेट। तीनों इनके बेस पे डिसाइड किया जाएगा। सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट हैं। जो पेट्रोल है, डीजल है, एटीएफ है, रिफ्लेक्टिव प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द इंडियन बास्केट ऑफ द क्रूड ऑयल। फ्यूल रिटेलर सच एज इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL आर फ्री टू फिक्स टैक्स प्राइसेस ऑन द पेट्रोल और डीजल बेस्ड ऑन दी ओन कॉस्ट, उनके प्रॉफिट पे है।
तो ये मार्केट फोर्स डिसाइड करती हैं पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, बट नेचुरल गैस का गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रलाइज कर रखा है उसको, मार्केट डिसाइड नहीं करेगी उसके रेट को, अभी रिसेंटली किया था। और फ्यूल सच एज डोमेस्टिक एलपीजी एंड कैरोसिन आर स्टिल अंडर द प्राइस कंट्रोल। जैसे एलपीजी है हमें सब्सिडी रेट पे मिलती है, उसी को तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस बोलते हैं, नहीं तो हमें महंगी मिले। और कैरोसिन भी का भी प्राइस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई करने के लिए उसका एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है, सस्ता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48th क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सिमिलरिटीज बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द यूएसए का प्रेसिडेंट के बारे में सिमिलरिटी क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इन द बोथ द कंट्री, मतलब लेजिस्लेटर का पार्ट होता है क्या प्रेसिडेंट दोनों देश में। सेकंड है समनिंग एंड प्रोरोगिंग द हाउस इन द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द बोथ कंट्री। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन द स्टेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देयर इज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में क्या पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जो यूके से हमने ली थी, बट इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हैज द प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। वहाँ पे इंटीग्रल पार्ट नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। समनिंग एंड प्रोरोगिंग द हाउस इज ए फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या है वो सेशन वो बुला सकता है या उनको भंग कर सकता है, बट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डज नॉट समन दी हाउसेज। वो हाउसेज क्यों बुलाते हैं, वहाँ के चेयरपर्सन जैसे हर डिपार्टमेंट के, सेनेट के या हाउस ऑफ द कॉमन्स के ही बंदे, स्पीकर जो चीफ हैं चेयरमैन है वो ही बुला सकते हैं, ना कि यहाँ पे प्रेसिडेंट बुला सकता है। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends. As you know, it is totally paid content. I am providing all the data within the free amount so that each and every student can get benefited within the free amount. Okay friends, I will come tomorrow. Bye.